हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 से। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे क्वेश्चन नंबर 115 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 115 तक पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 से। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2 मार्क्स का, या तो वो बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है, या आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन कुछ है कि आपको बहुत बार ये पूछा हुआ है, 3 4 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको है, ठीक है। और ये बार बार रिपीट भी करती है आपको प्रत्येक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड, यानी सभी बोर्डों के लिए ये आपको इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर आप इसको बना लेते हो तो आपको क्वेश्चन बैंक भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 116 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कहता है। कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखें। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आखिरकार नियम क्या होता है, उस नियम को लिखने के लिए कह रहा है। तो कहता है पहला में किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। कहता है कि आपको कोई धातु पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है वह किसके समानुपातित होती है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जैसे आप कहते हो जब प्रकाश किरण कोई धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जितना आपको प्रकाश उस पर पड़ेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होगा यानी निकलेगा। फिर क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगा से आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। फिर क्या कहता है, तो निर्भर किस पर करेगा, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी कह रहा है कि गतिज पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन किसके समानुपाती होगा, तो आवृत्ति के समानुपाती होगा। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, आपको लास्ट पॉइंट क्या कहता है, यह जो है फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है से आपको तात्कालिक प्रक्रिया, यह तात्कालिक प्रक्रिया है। तो किसको, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात किया जा रहा है। जैसे प्रकाश की किरण कोई धातु पृष्ठ पर पड़ा, उससे जस्ट तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती, इसलिए इस प्रोसेस को तात्कालिक प्रक्रिया कहा गया। क्वेश्चन नंबर 117 में कहता है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण तथा, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो पहले कहता है आपको फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर hv होता है। E बराबर क्या होता है, hv, इन एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा E बराबर hv होता है। इक्वेशन नंबर मैंने क्या नाम दिया, फर्स्ट। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग v मैक्स होती है। यदि कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी जो है कितना होता है आपको, तो v मैक्स होगा, तो उस स्थिति में ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो कहता है कि एनर्जी को न तो हम लोग क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्टोर कर सकते, सिर्फ वन बॉडी टू अदर बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आपको EV भी एनर्जी हो गया, 1/2 mv² भी, ये आपको है स्मॉलेस्ट, ठीक है, जिसको आप कहते हो वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी स्टार्टिंग वाला फाइनल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, hv बराबर फाई नोट 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी। अब क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर hv प्लस में तो उधर लेके जाइएगा माइनस में होगा। अब कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी उसका कितना होगा, 0 होगा। इफ Vmax इक्वल टू 0 हो, तो कहता है कि यदि मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो देन क्या होगा, इसका वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये पूरा को क्या करेगा, 0, hv माइनस कितना है, फाई नोट, ये नेगेटिव है, इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब एच तो कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं करेगा, उसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, लेकिन ये आपका चेंज होगा, v नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v नोट। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 1/2 mv², hv, तो hv देखो फाई नोट का वैल्यू क्या निकाल गए, hv नोट। अब यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा, दोनों में एज कॉमन है, कॉमन ले लिया, v बराबर सी वाई लैम्डा होगा, v नोट बराबर सी वाई लैम्डा नोट, दोनों मिल रहा है, सी कॉन्स्टेंट कर दिए, 1/λ नोट। यानी आपको प्रकाश विद्युत समीकरण से आपको किसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हो गया, यानी 1/2 mv² बराबर AC इंटू 1/λ माइनस 1/λ नोट। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कहता है, बोर की कमियां को लिखिए। कहता है नील्स बोर द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया उसमें कुछ कमियां रह गई, वही आपको कमियां लिखने के लिए कह रहा है। यानी आपको दोष लिखना है कि बोर की एटॉमिक मॉडल जो है परमाणु सिद्धांत है उसमें क्या कमियां थी, क्या कमियां रह गई। तो ये कहता है बोर की कमियां को लिखे। बोर के सिद्धांत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं की सही एक्सप्लेन जो है यानी उसका वर्णन जो है से नहीं कर पाती है। यानी कह रहा है कि आपको जो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल दिया गया है वो जो आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है उसका एक्सप्लेन जो है सही से नहीं कर पाती है। ये पहला कमियां हो गया। कह रहा है कि जो बोर द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, परमाणु मॉडल दिया गया, वो जो है से किसका एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाएं की व्याख्या नहीं कर पाता है, पहला। दूसरा कहता है बोर के परमाणु मॉडल तरंग संख्या, ठीक है, या तरंग संरचना भी कह सकते हैं, के विषय में कोई जानकारी नहीं देता। कहता है कि आखिरकार सूक्ष्म जो तरंग होती है, ठीक है, माइक्रोवेव होती है, उसके विषय में आपको परमाणु मॉडल जो है बोर का वो कोई जानकारी नहीं देता है। कह रहा है कि आखिरकार दो कमियां था, ठीक है। कमियां पहला क्या कह रहा है कि बोर के परमाणु सिद्धांत जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाएं की सही से व्याख्या नहीं कर पाती है। फिर क्या कहता है कि आखिरकार आपको ये जो है सूक्ष्म तरंग की जानकारी नहीं दे पाता है, किसके कि आखिरकार सूक्ष्म तरंग का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, उसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं देता है बोर का परमाणु मॉडल। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहता है कि कार्बन डेटिंग क्या होता है, कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। तो कहता है कि अति प्राचीन वस्तुओं यानी बहुत पुरानी ओल्ड ऑब्जेक्ट की बात किया जा रहा है। कहता है अति प्राचीन वस्तुओं की आयु जानने की एक ऐसी विधि जिसमें उन वस्तुओं में उपस्थित तो हम लोग कार्बन किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, कार्बन डेटिंग। तो क्या कहता है कि अति प्राचीन वस्तुओं की आयु जानने के लिए एक ऐसी विधि जिनमें उन वस्तुओं में उपस्थित कार्बन की भिन्न भिन्न रूपों की मात्रा को मापा जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। जैसे कहता है कि बहुत पुराने वस्तु रहती है, ठीक है, बहुत प्राचीन वस्तु आपको है, पुरानी वस्तु है, ठीक है, उसमें कार्बन की मात्रा कितना है और कार्बन का रूप जो है कौन कौन रूप में आपको कार्बन जो है सो उपस्थित है, तो उसको जो मापता है वह कार्बन डेटिंग कहलाता है। कहता है कि जो बहुत पुरानी वस्तुएं हो जाती है तो उसमें कार्बन की मात्रा कितना है और कार्बन की मात्रा जो है वह किस रूप में उपस्थित है, जो मापता है वह जो है कार्बन डेटिंग कहलाता है। यानी ये कहने का मतलब एक आपको यंत्र है, यह एक प्रकार का आपका डिवाइस है जो क्या करता है, कार्बन की मात्रा को मापता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, कार्बन डेटिंग कहलाता है। ये जैसे पुरानी वस्तु हो जाती है तो उसमें कार्बन की मात्रा कितना बचा, किस फॉर्म में है, वो जो मापेगा वह कार्बन डेटिंग कहलाता है। फिर कहता है बंधन ऊर्जा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होता है। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जब क्या होता है, कोई न्यूक्लियस से आपको कोई नाभिक है, ठीक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने में जितना बाह्य एनर्जी की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो वही कह रहा है किसी भी नाभिक को उसके अवयवी कण नाभिक में उपस्थित रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो वही कहता है किसी भी नाभिक को उसके अवयवी कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग करने के लिए जितनी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह जो है से क्या कहलाता है, नाभिकीय बंधन। जैसे कहने का मतलब कि कोई आपका परमाणु है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो उसको अलग अलग करने में जितनी भी ऊर्जा आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह जो है
से क्या कहलाता है, बंधन ऊर्जा कहलाता है। कार्बन डेटिंग मैंने पहले बताया, वो जो है एक प्रकार का एक तरह से कोई आपको प्राचीन वस्तु है, पुरानी वस्तु है, ओल्ड ऑब्जेक्ट है, उसमें आपको कार्बन की मात्रा कितना उपस्थित है, किस रूप में उपस्थित है, उसको मापता है, वह कार्बन डेटिंग कहलाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, यानी बंधन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहता है, तो कहता है रदरफोर्ड की दो कमियां को लिखने के लिए कहता है कि जिस प्रकार नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल दिया गया उसमें कुछ कमी रह गई, कुछ त्रुटियां रह गई, उसी प्रकार जब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जब दिए तो उसमें भी कुछ त्रुटियां रह गई, तो दो एरर रह गया, दो कमियां रह गया। पहला क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, तो कहता है रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। यानी कहने का मतलब कि जैसे इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है से नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उससे क्या होता है, तो रेडिएशन निकलता है। जब रेडिएशन निकलेगा तो क्या होगा, उसका जो आपका नाभिक जो रहेगा वो अस्थाई नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये पहला इनका एरर था। कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, तो घूमते रहता है, तो उससे क्या होती है, तो रेडिएशन निकलता है, उससे किरण निकलती है, और जब किरण निकलेगा तो नाभिक क्या होगा, अस्थाई नहीं रहेगा। वही उन्होंने पहला त्रुटियां किया गया, हालांकि ऐसा होता नहीं, आगे हम लोग को बताया गया है। तो ये कह रहा है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल दिया गया उसमें आपको किसके बारे में, परमाणु का जो नाभिक जो रहता है वो अस्थायित्व यानी अस्थाई नहीं रहता है, उसके बारे में बताया गया। फिर कहता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम सिद्धांत का व्याख्या नहीं कर पाता। कहता है कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाएं की सही रूप से व्याख्या उसका नहीं कर पाता है। ये आपको रदरफोर्ड द्वारा दो कमियां रह गया। पहले आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 123 में कहता है कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं। कहता है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। संलयन का मतलब मिलना होता है और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो पहले हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, संलयन। ठीक है, कहता है जब दो हल्के हल्के नाभिक, कहता है कि दो हल्के हल्के नाभिक या फिर दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो बहुत अत्यधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है, उसको क्या कहा जाता है, संलयन, यानी नाभिकीय संलयन कहते हैं। कहता है कि जब दो छोटे छोटे या दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और जब एक भारी नाभिक पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं तो वह अस्थिर हो जाता है, वह दो बराबर भागों में टूट जाता है, इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो पहले हम लोग देखते हैं नाभिकीय संलयन। तो कहता है दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर, दो हल्के नाभिक यानी दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करती है जिससे विशाल मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। फिर क्या कहता है, नाभिकीय विखंडन। जब एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं तो वह क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है और नाभिक जो है से दो बराबर भागों में टूट जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में, विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। यानी दो छोटे छोटे नाभिक, दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा, उसको संलयन कहेंगे। एक भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉन से बमबारी कराएंगे तो वह दो बराबर भागों में टूट जाएगा, तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन मतलब टूटना, संलयन का मतलब मिलना। इस लेक्चर में बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 तक की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।